अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले एक गुजारिश थी कि काइंडली आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको लेक्चर समझ आ सके। बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होती हैं जब वो लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं तब वो स्किप कर जाते हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं, टाइम टू टाइम हम स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व भी करते रहते हैं और लास्ट में भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो मैं लास्ट में फिर बता देता हूँ या लास्ट में आपको कोई क्वेश्चन भी दे देता हूँ। सो काइंडली आप वीडियो को पूरा देखा करें और अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो काइंडली शेयर भी किया करें। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक न्यू चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन। इससे पहले जो चैप्टर था नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। और वो डिफरेंस क्या है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो कोऑर्डिनेशन हो रही थी वो न्यूरॉन्स की मदद से हो रही थी, यानी नर्वस सिस्टम की मदद से हो रही थी। यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन केमिकल्स यानी हार्मोन्स की वजह से होती हैं, यानी एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए से होती है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? न्यूरॉन यानी नर्वस सिस्टम क्या कर रहा था, वो किसी भी चीज़ को सेंस कर रहा था। यहाँ पर भी सेंस होती है, यस, यहाँ पर भी स्टिमुलस मौजूद है जिसे पता चलता है कि इन हार्मोन्स की सिक्रीशन करनी है या नहीं करनी। यहाँ पर भी होम्योस्टेसिस हो रही है, ठीक है, एज ए होम्योस्टेसिस काम कर रही है केमिकल कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल हम ब्लड शुगर का एग्जांपल लेंगे कि शुगर लेवल अगर ब्लड में लो हो गया है तो उसको होम्योस्टेसिस यानी अपने मेंटेन हालत में कैसे लाना है, ठीक है, या ज़्यादा हो गया है तो कम किस तरह करना है, ठीक है, सेम लाइक दैट। लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में फ़र्क क्या है? नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने बात की कि नर्वस कोऑर्डिनेशन बहुत ही फास्ट है और शॉर्ट टाइम के लिए है। लेकिन आपके साथ अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन को देख लें तो ये उससे स्लो है और लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। चलें बात करते हैं आगे और आप समझ जाएंगे इन दोनों पॉइंट्स को। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं उनको मेंटेन रखता है, वहाँ पर होम्योस्टेसिस होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ग्रोथ एंड सिक्रीशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी केमिकल्स जो ज़रूरत होती हैं किस चीज़ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस के लिए, ठीक है, किस ज़रिए से, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, या हम ग्रोथ कहते हैं, या सिक्रीशन जितनी भी होती है। इट मेंटेन होम्योस्टेसिक या होम्योस्टेटिक एनवायरनमेंट बाय सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। क्या करता है, जितनी भी इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखता है, किस बेसिस पर, हार्मोन सिक्रीशन यानी केमिकल सिक्रीशंस के थ्रू। अ सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड, इन सब चीज़ों के लिए एक सिस्टम रिक्वायर्ड है ताकि इस पर निगरान रहे, ताकि इसका ख्याल रखे। एंड दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम है क्या? ये एक ग्लैंडुलर डक्टलेस सिस्टम है जिसमें डक्ट्स नहीं है, एक ग्लैंडुलर सिस्टम है, ठीक है। अब ग्लैंडुलर का मतलब क्या है? जिसमें ग्लैंड्स इन्वॉल्व हों, अब ग्लैंड्स होता क्या है? ग्लैंड्स आपके साथ ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकती हैं, ठीक है, एक पूरा ऑर्गन भी हो सकता है, ठीक है, जो सिक्रीशन करता है। फर्स्ट उसको प्रोड्यूस कर लेता है उन हार्मोन्स को, फिर सिक्रीशन कर लेता है। सो ग्लैंड्स क्या है? आपके साथ ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकती हैं, आपके साथ एक ऑर्गन भी हो सकता है, वो प्रोड्यूस करता है, यानी फर्स्ट वो प्रोडक्शन करता है उन स्पेसिफिक हार्मोन्स की और फिर उसके रिलीज़ भी करता है, यानी उसकी सिक्रीशन भी करता है। सो ग्लैंड्स आर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स या प्रोड्यूस एंड रिलीज डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स। अब डक्ट्स क्या है, ठीक है? डक्ट्स इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग द सिक्रीशन। क्या करता है? जो सिक्रीशन में मददगार साबित होता है या सिक्रीशन में काम करता है, ठीक है। अब हार्मोन्स क्या है? क्योंकि बार बार हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ हार्मोन, हार्मोन ये करता है, हार्मोन, व्हाट आर हार्मोन्स। अगर हम बात करें न्यूरॉन में तो वहाँ पर भी हमने बात की थी नर्व इम्पल्स की, या हम कह रहे थे कि मैसेज आ रहा है, तो मैसेज किस फॉर्म में आ रहा था? न्यूरो ट्रांसमीटर की फॉर्म में आ रहा था। यहाँ पर क्या है? वो केमिकल्स किस फॉर्म में है? हार्मोन्स की फॉर्म में है, यानी हार्मोन्स किस फॉर्म में है? केमिकल्स की फॉर्म में है। देट कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शन इन योर बॉडी, जो आपके बॉडी में डिफरेंट फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, एक जगह पर लाता है या उसको ख्याल करता है, ठीक है, ओके। ग्लैंड्स को अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ ग्लैंड्स, so they are in two type, exocrine glands and endocrine glands। exo and endo दोनों में फ़र्क है। एक्सो क्या होता है? आउटसाइड होता है, एंडो क्या होता है? इनसाइड होता है। एक्सोक्राइन क्या है? वो ग्लैंड्स जो सिक्रीशन करते हैं सब्सटेंस थ्रू डक्ट्स। हमने बात की डक्ट्स की, ठीक है, याद रखना है।
वो ग्लैंड यानी वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, वो सिक्रीशन जो सब्सटेंस की सिक्रीशन करता है थ्रू किस चीज़ के, डक्ट्स के, ऑन टू योर सरफेस बॉडी, ऑन टू योर बॉडी सरफेस। फॉर एग्जांपल हम स्वीट्स ग्लैंड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ये डक्टलेस हैं। स्वीट्स ग्लैंड की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, जैसे ही लाइक मैंने बात की पहले कि डक्ट्स क्या हो सकती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हो सकती हैं या सेल्स हो सकती हैं या पूरी एक ऑर्गन भी हो सकती है। यहाँ से सिक्रीशन होती है, क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ ये सेल्स किसके लिए हैं, जो कि स्वीट्स ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो कि स्वीट प्रोडक्शन करेंगी। तो ये यहाँ पर क्या होती है डायरेक्टली, यानी ये सरफेस एरिया है आपका स्किन है, यहाँ पर डायरेक्टली ये सिक्रीशन कर लेती हैं, ठीक है। सो दे टाइप ऑफ सिक्रीशन विच डायरेक्टली अकर, ठीक है, डायरेक्ट होती हैं थ्रू आउट ऑन टू योर बॉडी सरफेस, आपके बॉडी सरफेस पर होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जो ग्लैंड से डायरेक्टली सिक्रीशन कर लेते हैं, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पर डायरेक्टली आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो सलाइवा है, मुंह में देखें आपका सलाइवा, ठीक है, तो ये किसी चीज़ से नहीं आ रहा, डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है, आउटसाइड। इसी तरह अगर हम स्वीट ग्लैंड्स को देख लें तो वो स्वीटिंग जो होती है आपके स्किन पर, तो वो भी डायरेक्टली आती है। इसी तरह अगर हम सलाइवा को देख लें, टीयर्स को देख लें, आपके आंसू जो आते हैं, बहते हैं, डायरेक्टली ग्लैंड से आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। सो एंडो मीन इनसाइड, एंडो मीन इनसाइड, इट्स मीन दैट सिक्रीशन देयर सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। इनसाइड, इनसाइड का मतलब क्या है कि वो डायरेक्टली कहाँ पर चली जाती हैं, ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं, और आफ्टर ब्लड स्ट्रीम वो किसी भी जगह पर चली जाती हैं, यानी टारगेटेड सेल पे चली जाती हैं, ठीक है। सो आपने इसको याद रखना है कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में फ़र्क है। एक्सोक्राइन डायरेक्ट ली जाती हैं, ठीक है, ऑन टू योर सरफेस बॉडी, ठीक है, जहाँ पर उसने सिक्रीट करना है। इसी तरह एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, ये फर्स्ट ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं, आफ्टर ब्लड स्ट्रीम ये ब्लड स्ट्रीम यानी मीडियम इसके लिए दरकार है, और वो मीडियम क्या है, ब्लड स्ट्रीम है, यानी ब्लड के जरिए वो फ्लो करती हैं और अपनी टारगेट सेल पर चली जाती हैं, ओके। इसी तरह हमने बात करनी है कि न्यूरॉन यानी नर्वस सिस्टम के साथ इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। तो नर्वस सिस्टम में अगर हम देख लें तो वहाँ पर एक काम था, वो क्या था कि डायरेक्टली सॉरी, अगर स्टिमुलस था और स्टिमुलस डायरेक्टली न्यूरॉन को लग रहा था, ठीक है, न्यूरॉन को, तो जस्ट इन अ सेकंड वो आपको क्या कर रहा था, वो एक्सेप्ट कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको देख लें, थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं फिजिकली, आपको गर्मी लगती है तो गर्मी आपका बॉडी डायरेक्टली सेंस कर लेता है, सेंस कर लेता है किस चीज़ के ज़रिए से, न्यूरॉन के ज़रिए से। लेकिन होता क्या है, आपका स्वीट्स निकलना, ठीक है, यहाँ से पसीना निकलना, वो टाइम लगाता है, वो क्या करता है, टाइम लगाता है। सो इट इज़ अ वेरी फास्ट एंड फॉर शॉर्ट टर्म, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड स्लोली। क्या है ये प्रोसेस, क्या है, यानी एंडोक्राइन या हम कहते हैं कि हार्मोन सिक्रीशन का जो सिस्टम है वो स्लो है और लॉन्ग टर्म के लिए है। लेकिन अगर हम नर्वस सिस्टम के साथ इसको थोड़ा सा कंपेयर करें, नर्वस कोऑर्डिनेशन के साथ, तो ये फास्ट भी था और शॉर्ट टर्म के लिए भी था, ओके। आगे देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि हमारे साथ एंडोक्राइन सिस्टम काम किस तरह करता है या हार्मोन्स किस तरह काम करती हैं, ठीक है। हम ब्लड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड में कभी शुगर लेवल कम हो गया, ठीक है, ब्लड में शुगर होती है ना, ठीक है, एनर्जी के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। अब वहाँ पर क्या है, ब्लड में शुगर लेवल कम हो गया, स्टिमुलस आ गया कि भाईजान ब्लड में शुगर लेवल कम है, बंदा ठीक नहीं है, ठीक है। अब क्या करता है, स्टिमुलस एंडोक्राइन सेल्स को कहता है कि फॉर एग्जांपल अब आपने हार्मोन सिक्रीशन करनी है, स्टिमुलस आपके पास आ गया, अभी आपका काम है क्या करना है। तो एंडोक्राइन सेल क्या काम करता है, उस मैसेज को रीड आउट करता है कि अब ग्लूकोज मेरे पास बॉडी में कहाँ पर स्टोर होगा, ठीक है, उसी हिसाब से ये चलते हैं। तो एंडोक्राइन सेल क्या करता है, पेंक्रियास सेल्स को, यानी पेंक्रियास सेल्स को मैसेज भेजता है, ठीक है। अब मैसेज जैसे ही पेंक्रियास सेल को आता है तो पेंक्रियास सेल क्या करता है, उसी टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीशन करता है। क्या करता है, उसी टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीशन करता है। अब ये हार्मोन सिक्रीशन कहाँ पर होंगी, ब्लड स्ट्रीम में होंगी, क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम है, क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब यहाँ से पेंक्रियास सेल से ब्लड स्ट्रीम में केमिकल्स
आ गई, हार्मोन्स आ गई, ठीक है। अब वो हार्मोन्स याद रखना है बेटा, वो हार्मोन्स 2 टाइप्स के होती हैं। एक हार्मोन्स होती हैं फ्री हार्मोन्स, ठीक है। कुछ हार्मोन्स बाइंडेड होती हैं और वो हार्मोन्स प्रोटीन के साथ बाइंड होती हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि कुछ हार्मोन्स हमारे साथ फ्री हार्मोन्स होती हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम में इसी तरह फेंक दिए जाते हैं, कुछ हार्मोन्स के साथ प्रोटीन भी बाइंड होती हैं। अब क्या करता है ब्लड, अब ब्लड के पास आ गई है तो ब्लड तो जहाँ आ रहा है, फ्लो कर रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, या हम कहते हैं कि पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है। अब उस हार्मोन्स को देखता है कि इस हार्मोन्स की टारगेटेड सेल कहाँ है। तो उस हार्मोन्स में तो क्या है, पहले से कोडेड है कि हाँ मुझे इस जगह पर जाना है। तो ब्लड जब वहाँ पर पहुँचती है तो टारगेट सेल पर आ जाती है। अब पेंक्रियाज सेल से हार्मोन सिक्रीशन हुआ ब्लड में, ब्लड से जा रहा है कहाँ पर, टारगेटेड सेल में। अब टारगेटेड सेल क्या होगा, अब हार्मोन्स किस टाइप के सिक्रीट होने हैं, ठीक है। यहाँ पर टारगेटेड सेल्स में आ गया लीवर सेल में, क्या आ गया, लीवर सेल में। अब लीवर सेल क्या करता है, वो ग्लूकोगॉन हार्मोन वो सिक्रीट कर लेता है। एक आ गया मैसेज पहुंचाने के लिए हार्मोन, दूसरा आ गया किस चीज़ के लिए, उस टाइप ऑफ हार्मोन्स के लिए कि जिस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या करता है टारगेटेड सेल, लीवर सेल क्या करता है, क्योंकि लीवर में हमारे साथ ग्लाइकोजन मौजूद होता है स्टोर फॉर्म में, क्योंकि प्लांट में क्या है, स्टार्च फॉर्म में है और फंजाई में काइटिन फॉर्म में है, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करें एनिमल में, तो एनिमल ग्लूकोज फॉर्म स्टोर होता है ग्लाइकोजन फॉर्म में। टारगेटेड सेल क्या करता है, हार्मोन सिक्रीशन करता है किसके लिए, ग्लूकोगॉन के लिए। ग्लूकोगॉन क्या करता है, जितने भी ग्लाइकोजन फॉर्म में ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउन करता है, ठीक है। ब्रेकडाउन करने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसी तरह ग्लूकोज वापस ब्लड में चली जाती है, ठीक है। अब ब्लड में जैसे ही ग्लूकोज आती है, ग्लूकोज फॉर एग्जांपल 50 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की दरकार थी, यानी 50 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की ज़रूरत थी। इसने क्या किया, 50 मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं। जैसे ही 50 मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं तो यहाँ पर एक दूसरा मैकेनिज्म चलता है, स्टिमुलस डायरेक्टली उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई 50 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। तो वापस क्या करता है, एंडोक्राइन सेल में जाता है और कहता है कि बस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसे कहते हैं कि बस भाईजान स्टॉप कर लें, आप स्टॉप कर लें, क्योंकि ग्लूकोज की जो लेवल थी वो मेंटेन हो गई, ठीक है, होम्योस्टेसिस हो गई, लो थी बराबर हो गई। अब होता क्या है, जब इसको नेगेटिव जब इसके पास दोबारा जाता है कि भाईजान बस कर लें, ख़त्म कर लें, एंडोक्राइन सेल को कहता है, तो दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हम पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आ गई इसलिए मैंने बता दिया कि दिस टाइम दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि उसे बता देता है कि बस कर लें, आप ख़त्म कर लें। सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था एंडोक्राइन सिस्टम को समझने के लिए। अब बात करते हैं हार्मोन्स की, कि जैसे ही एंडोक्राइन सेल्स से टारगेटेड सेल्स के लिए हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो ये हार्मोन्स तो मैंने कहा कि 2 टाइप के होते हैं। एक तो बाइंड हो जाता है प्रोटीन के साथ, एक फ्री हार्मोन्स होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ओके। लेकिन अगर हम नेचर ऑफ हार्मोन को देख लें कि नेचर ऑफ हार्मोन के बेसिस पर हमारे साथ हार्मोन्स कितनी टाइप के, सो दे आर 3 इन टाइप, ठीक है। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, पेप्टाइड एंड लिपिड डेरिवेटिव्स या स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। सो हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर दे आर इन 3 टाइप्स, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, पेप्टाइड एंड लिपिड डेरिवेटिव्स या स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब अमाइनो एसिड और पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए जो टारगेटेड सेल है उसके ऊपर एक रिसेप्टर मौजूद होता है, क्योंकि इसने इसको क्या करना है, रिसेप्ट करना है, किस चीज़ को, हार्मोन्स को या मैसेज को रिसेप्ट करना है। तो जैसे ही अमाइनो एसिड और पेप्टाइड को हम देखते हैं, तो जितने भी पेप्टाइड और अमाइनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन, यानी जो टारगेटेड सेल के पास जाना है उसको, उसके ऊपर एक रिसेप्टर लगा होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और वो वहाँ पर जाकर बाइंड कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हैं हमारे साथ हार्मोन्स हैं, और ये क्या है, ये हो गया अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड, और किस जगह पर जाने हैं, टारगेटेड सेल में जाने, एनीवन जो भी होगा, ठीक है। अब इन दोनों के लिए क्या होता है, रिसेप्टर आउटसाइड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। और ये वहाँ पर क्या कर लेते हैं, अटैच हो जाते हैं और अपना काम कर लेते हैं। लेकिन जो लिपिड डेरिवेटिव्स हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इनसाइड मौजूद होते हैं। इसके लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो इनसाइड द सेल मौजूद होते हैं, यानी टारगेटेड सेल के इनसाइड मौजूद होते हैं। तो इनको क्या करना होता है, इन हार्मोन्स को मेम्ब्रेन को पार करना होता है और इनसाइड
जाना होता है। ठीक है, सो ये था हमारा हार्मोन्स के नेचर के बारे में कि 3 टाइप ऑफ हार्मोन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टारगेटेड सेल्स के, और टारगेटेड सेल में फिर रिसेप्टर के वो कौन कौन सी जगह पर मौजूद होते हैं। सो ये था एक सिंपल यानी ब्रीफली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल से स्टडी करेंगे और फिर एक बाय वन ग्लैंड्स को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, सो इंशाल्लाह आई होप आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा, और प्लीज़ अगर आपको समझ आ चुका होता है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।